नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहां पर सीटेट एग्जाम के लिए सीटेट स्पेशल वीडियो यहां पर आपको मिलने वाली है, जिसमें 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये एक प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हो। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दे दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वह ऐप्स आपको कैसा लगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी अलग अलग सेक्शन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। यहाँ पर आपको बताना है यह विचार किसका है। या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए आंसर, या फिर डायरेक्टली मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। पहला विकल्प है लॉवेन तथा मार्केल का है, स्पाइकर तथा इरविन का है, फिशर तथा यम्बा का है, या फिर टर्मेन का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो यहाँ विचार है ये स्पाइकर तथा इरविन का है कि बुद्धिलब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसका है विचार? स्पाइकर तथा इरविन का। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से क्या भाषा दोष नहीं है। ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, या फिर ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो भाषा दोष नहीं है दोस्तों वो ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, ये भाषा दोष नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा विकल्प है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये 4 विकल्प थे। इसमें आपको बताना है चारों विकल्पों में से कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक थे वो थॉर्नडाइक थे। इसमें आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। यह कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है क्रिस्टलाइज्ड किससे संबंधित है। मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता है। व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता है। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, या फिर पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो क्रिस्टलाइज्ड है ये अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए कौन सा सर्वाधिक उत्तरदायी कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, या फिर शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो यहाँ पर जो इसके लिए कारण हो सकता है दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी, वह है शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको बताना है क्या संभव नहीं हो सकता बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना, या फिर प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा 4 विकल्पों में से जो संभव नहीं हो सकता वो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यह संभव नहीं हो सकता बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अधिगम पर व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर संपूर्ण जीवन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अधिगम पर व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव पड़ता है वो संपूर्ण जीवन अवस्था पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है? उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती है या फिर वे परीक्षा में सफल होने लगती है। तो यहाँ पर जो लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर जो पड़ने वाला प्रभाव है दोस्तों वो है कि उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। ये मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़ेपन बालक की समस्या नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। प्रश्न में बताया गया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या कौन सी नहीं है? असफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी या फिर सीमित संप्रेषण? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है वो असफलता का भय ना होना, ये समस्या नहीं है मानसिक रूप से पिछड़े बालक के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। बाकी धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी और सीमित संप्रेषण ये तीनों ही मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या है और असफलता का भय ना होना ये समस्या नहीं है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? यहाँ पर आपको बताना है कि आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है या फिर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आपकी कक्षा में एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है तो आप उस बच्चे के विषय में कहेंगे कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? यहाँ पर आपको बताना है जो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ये प्रश्न विद्यार्थियों के लेखन कौशल की जाँच के लिए सही नहीं होते। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं या फिर इन प्रश्नों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की जो सबसे बड़ी खामी है वो यह है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ये सबसे बड़ी खामी है इस प्रकार के प्रश्नों की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही है कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं और आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? यहाँ पर आपको बताना है कि आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए कौन से क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या फिर शिक्षा मनोविज्ञान? साधारण सा प्रश्न है, यदि आपने अच्छे से प्रश्नों को पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र का चुनाव करेंगे आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन असत्य रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारित शामिल है। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है या फिर इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में असत्य कथन होगा वो तीसरा वाला रहेगा कि इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, यह कथन असत्य रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आप अपनी कक्षा में अधिगम या फिर सीखने की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या किया जाना चाहिए। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोककर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए या फिर बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियाँ माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए विद्यालय का वातावरण बालक के अनुरूप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यहाँ अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से यहाँ कौन सा सिद्धांत है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है या फिर अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। ऐसी स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। यहाँ पर आपको बताना है ऐसी स्थिति में या फिर इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या की चर्चा करनी चाहिए, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए या फिर अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसी स्थिति में जो तरीका बेहतर होगा वो यहाँ होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या की चर्चा करनी चाहिए। यहाँ स्थिति में या फिर ऐसी स्थिति में यहाँ तरीका बेहतर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है तो इस विकास को क्या कहते हैं। परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तो इस विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कौन सा विकास कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। यहाँ पर आपको बताना है उसकी इस व्यक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है। उसका शारीरिक विकास है, उसकी विशिष्ट योग्यता है, उसका संवेग है या फिर उसकी जाति है। तो यहाँ पर जो उसकी व्यक्तिक विभिन्नता का कारण होगा वो उसकी विशिष्ट योग्यता होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस पर करती है, बच्चे के शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर या फिर स्कूल की इमारत पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की जो संभावना निर्भर करती है वो बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में या फिर शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में महत्व नहीं है संवेगों का शिक्षा में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है या फिर सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण या फिर कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कक्ष का सामाजिक वातावरण किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है। क्या होगा? समावेशन, विशेष शिक्षा, सामान्य व्यवस्था या फिर वितरित व्यवस्था। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो समावेशन होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। वो कौन सा कारक है जिससे ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है? अफेजिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है या फिर डिसलेक्सिया है? तो वहाँ कारक डिस्कैल्कुलिया है, इससे ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिसमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्योमेट्री चित्रों आदि का प्रयोग होता है। शाब्दिक, व्यक्तिगत, अशाब्दिक या फिर सामूहिक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अशाब्दिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोग नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोग नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जांचना, शिक्षार्थियों की प्रगति को अभिलेखित करना, स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलापों का प्रयास को धीमा करना। तो यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना यहाँ प्रयोजन नहीं है शिक्षार्थियों के आकलन का। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि सीखने वाले में सीखने की रिक्त स्थान का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृद्धि या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यदि सीखने वाले में सीखने की अभिप्रेरणा, तत्परता और अभिवृद्धि इन तीनों का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान के फलस्वरूप बालकों में होने वाली विभिन्न प्रकार की परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। वृद्धि है, विकास है, व्यक्तित्व है या फिर समायोजन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकास। विकास के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इसका मापन किया जा सकता है विकास के फलस्वरूप। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो बाल विकास के 30 प्रश्न थे जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।